सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक माउथ। तो आज हम बात करेंगे जो सेकंड ओडीआई हुआ है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे गेम का। पूरा लेखा जोखा देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ गेम में और इंडिया क्यों हारी है मैच, सब कुछ देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस ये मैच था गुजरात में, राजकोट में, और वहाँ पे थोड़ा ड्यू का फैक्टर रहता ही है। तो ऑफिस था, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि वो बाद में बॉलिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर जब ड्यू आ जाती है और मुश्किल होता है बॉलिंग करना। तो न्यूजीलैंड टॉस जीती है, माइकल ब्रेसवेल टॉस जीतते हैं और पहले बॉलिंग का ही फैसला करते हैं एज यूजुअल। और उनकी टीम में न्यूजीलैंड की टीम में सिर्फ एक ही बदलाव था, जो आदित्य प्लेयर था उनका, उसको रिप्लेस करा लेनिक्स ने। एक नया प्लेयर लाया वो अपनी टीम में, और इंडिया का एक ऑफिस चेंज तो पक्का था, क्योंकि वॉशी सुंदर बाहर हो गए थे पहले ओडीआई में इंजरी के चलते। तो एनकेआर उनको रिप्लेस करते हैं। और जब मैच शुरू ही हो रहा था तो एक गुड न्यूज़ हो रही है कि विराट कोहली ने अपना जो ओडीआई रैंकिंग्स थी उसमें नंबर 1 स्पॉट से दोबारा रिक्लेम कर लिया अपना 5 साल बाद। तो 5 साल लग गए विराट कोहली को दोबारा अपना ओडीआई खिताब पाने में, वो एक नंबर 1 रैंकिंग पाने में। सो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि फॉर्म भी विराट कोहली का बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर जब इंडिया बैटिंग करने आती है दोस्तों, तो एक बहुत ही बैलेंस पावर प्ले जाता है इंडिया का। इंडिया कुछ 57 रन्स के आसपास थी, और एक बैलेंस पावर प्ले लग रहा था कि इंडिया दोबारा 320 या 350 तक आराम से चली जाएगी। पिच में भी इतना कुछ लग नहीं रहा था कि घुमाव है या फिर स्विंग है, कुछ है, फ्लैट ही पिच लग रहा था। बट पावर प्ले के बाद क्या हुआ, रोहित शर्मा एक लॉफ्टेड इनसाइड आउट खेलते हुए कैच थमा देते हैं एक न्यूजीलैंड के प्लेयर को, और रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। फिर विराट कोहली आते हैं, वो पहली बॉल पे ही कवर ड्राइव मारते हैं और ऐसा लगता है एक और शतक आ रहा है। एंड या शुभमन गिल फिर एक बहुत ही अच्छी अपनी 50 का लगाते हैं, लगातार कंजिक्यूटिव दूसरी 50। और फिर वो भी एक शॉट ऑन जैम मारते हुए, जैसे वो 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हुए थे वैसे ही दोबारा आउट होते हैं। और शुभमन गिल पे के लिए तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, उनके लिए ओडीआई में तो कभी कोई सवाल थे ही नहीं, इसलिए वो ओडीआई के भी कैप्टन है। ओडीआई को लेके उनके लिए कोई सवाल नहीं थे, वो एकदम फिट थे उस टीम में और रिस्पॉन्सिबली खेलना जानते हैं वो ओडीआई टीम में कैसे खेलना है। फिर विराट कोहली फाइन खेलने के चक्कर में उनके बॉल जो है वो इनसाइड एज पे लगती है और सीधा स्टंप्स में लग जाती है, और वहाँ विराट कोहली की पारी अंत होती है। और फिर राहुल और जडेजा एक छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं जो कि अच्छी चल रही होती है, पर जडेजा भी फिर कॉटन बोल्ट हो जाते हैं माइकल ब्रेसवेल पे, और वो क्या कमाल का कैच था माइकल ब्रेसवेल का। फिर केएल राहुल एनकेआर के साथ थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, इसी बीच केएल राहुल का ही 50 हो जाता है। फिर एनकेआर भी थोड़ी फिनिशिंग टचेस मारते हैं और स्कोर 286 तक वो पहुंचा देते हैं, एक डिसेंट टोटल था इसमें। केएल राहुल अपनी सेंचुरी भी मारते हैं, 112 रन नाबाद, और कमाल की पारी थी एकदम बुनी हुई। एक एक रन उन्होंने एकदम कैलकुलेटली लिया था, और बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। तो दोस्तों अगर आप इंडिया की बैटिंग पे देखेंगे ना, तो कभी कोई अच्छी एकदम बड़ी पार्टनरशिप हो ही नहीं पाई। 100 रन 100+ पार्टनरशिप एक भी नहीं थी इस मैच में। आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल को देखेंगे, उनकी 70 रन की कुछ पार्टनरशिप थी। फिर केएल राहुल ने जडेजा के साथ 50+ करी थी और 50+ पार्टनरशिप करी थी, और फिर उन्होंने एनकेआर के साथ 50+ पार्टनरशिप करी थी। तो कोई भी मतलब कोई भी बैट्समैन किसी बैट्समैन के साथ 100+ पार्टनरशिप नहीं लगा। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो क्रिस्टन क्लार्क 8 ओवर डाल के 56 रन दे के 3 विकेट लेते हैं, बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी थी इन्होंने। जैक फॉक्स 1 विकेट लेते हैं, काइल जेमिसन 1 विकेट लेते हैं, जेडन लेनॉक्स 1 विकेट लेते हैं, माइकल ब्रेसवेल भी 1 विकेट लेते हैं, और ग्लेन फिलिप्स को कोई भी विकेट नहीं मिलता है। आई थिंक गाइस मुझे पिच में कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि पिच में बहुत ही मुश्किल थी पिच बैटिंग के लिए। कई बार क्या होता है, आप एक फ्लो के साथ चले जाते हैं, तो आप देखिए डिसमिसल देखेंगे अगर सारे बैट्समैन की, तो सारे बैट्समैन मारते हुए आउट हुए। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है, 284 रन का टारगेट उनको चेस 285 रन का टारगेट उन्हें चेस करना था। तो हेनरी निकल्स और विल डेवन कॉनवे आते हैं बैटिंग के लिए, और पावर प्ले उनका भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है। 1 विकेट हर्षित राणा लेते हैं डेवन कॉनवे का, और 12 ओवर तक दूसरा विकेट भी आ जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा लेते हैं हेनरी निकल्स का।
प्रसिद्ध कृष्णा हेनरी निकल्स का विकेट लेते हैं अराउंड 12वें ओवर के आसपास, और वहाँ पर उनका स्कोर कुछ 46 पे 2 था। वहाँ से लग रहा था इंडिया कमबैक कर सकती है, बट वहीं पे डैरेन मिचर और विल यंग 162 रन्स की पार्टनरशिप कर देते हैं और पूरा गेम ही चला जाता है फिर इंडिया के हाथ से। और वो कुलदीप यादव को हर आई थिंक ज़्यादातर वो कुलदीप यादव को जो उन्होंने काउंटर अटैक करा वो उनके हक में गया। कुलदीप को उन्होंने प्रेशर में डाला बार बार, और वो कुलदीप यादव उनके लिए एक रन बॉलर थे कि कुलदीप यादव जब जब आ रहे थे तब तब रन जा ही रहे थे। विल यंग अपना वेल डिजर्व 100 मिस करते हैं, वो उन्हें कुलदीप यादव आउट करते हैं 87 रन पे, और डैरेन मिचेल मिस नहीं करते हैं, वो एक और 100 मारते हैं और नंबर 2 है वो आईसीसी रैंकिंग्स में, और दिखाते हैं कि वो नंबर 2 क्यों है। दोस्तों अगर आप लास्ट 4 इनिंग्स देखें ना डैरेन मिचेल की इन ओडीआईज इन इंडिया, तो उनके स्कोर सुनिए। 130 127 बॉल्स में, 134 119 बॉल्स में, 84 17 बॉल में और 131 117 बॉल में। पिछली 4 इनिंग्स में उन्होंने इंडिया में 479 रन बनाए, जिनमें उनका एवरेज है 160 के अराउंड। सो मतलब बहुत ही कमाल का फॉर्म चल रहा है डैरेन मिचेल का, और वो इंडिया में हमेशा रन मारती है। वो हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था। अब 26 का T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, क्या पता ये कौन उनका टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाए। फिर ग्लेन फिलिप्स से एक फिनिशिंग टचेस देते हैं डैरेन मिचेल के साथ, उनकी भी 50+ पार्टनरशिप होती है और वो गेम को 47 ओवर में ख़त्म कर देते हैं। इंडिया कहीं आसपास भी नहीं था वो विल यंग और डैरेन मिचेल की पार्टनरशिप के बाद। इंडिया ऑल आउट हार चुका था ये गेम पहले ही। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो 9 ओवर में 41 रन देते हैं विद एन इकोनॉमिक रेट ऑफ 4.56। कोई विकेट नहीं मिलता उनका, जैसे कि मोहम्मद सिराज हर बार अनफॉर्चुनेट रहते हैं। हर्षित राणा 9.3 ओवर्स में 52 रन देते हैं, एक विकेट एक मेडन भी देते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर्स में 49 रन देते हैं, एक विकेट लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 13 रन देते हैं। रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 44 रन देते हैं। कुलदीप यादव 10 ओवर में 82 रन देते हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.20। जिसकी मैंने बताया इनको इतने रन इसलिए बढ़े क्योंकि डैरेन मिचेल और विल यंग ने जो इन्हें काउंटर अटैक करा उसकी वजह से। और गाइस कैचेस भी बहुत छूटे थे इस मैच में। केएल राहुल ने भी बहुत एक कैच छोड़ा था, फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक कैच छोड़ा था। तो कैचेस पकड़ना, अगर मुझे लगता है अगर वो कैचेस पकड़े जाते सही टाइम पे और एक दो रन आउट के भी चांसेस बने थे, वो रन आउट होते तो प्रेशर डाल सकती थी इंडिया। मुझे लगता है इसमें इंडिया की बैटिंग की कोई वो नहीं है, बैटिंग सही हो गई थी एकदम, आपको एवरेज स्कोर पे आप पहुंच गए थे, बस आपको वहाँ से डिफेंड करना था। अगर कैचेस और वो रन आउट्स कर दिए जाते तो फिर इंडिया गेम में पूरी तरह आगे ही रहता, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया गेम में आगे ही रहता है। बट डैरेन मिचेल और विल यंग की भी तारीफ़ करनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी। मैं उनकी बैटिंग को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी। दोस्तों अब मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर ज़रूर बॉलिंग साइड में कुछ उन्हें चेंज करना चाहिए। आप प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर निकाल के अर्शदीप सिंह ला सकते हैं, एक लेफ्ट आर्म पेसर। पावर प्ले में विकेट्स 2-3 विकेट्स लेने की क्षमता रखता है वो बॉलर, आपको उन्हें ज़रूर लाना चाहिए। थर्ड ओडीआई में जो कि इंदौर में है, इंदौर में भी आई थिंक वही रहेगा कि ड्यू फैक्टर रहेगा, तो जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा, क्योंकि पहले ओडीआई में भी ऐसे ही हुआ, दूसरे ओडीआई में भी ऐसे ही हुआ। अब ये सीरीज़ बहुत रोमांचक हो गया है। इंदौर में सीरीज़ डिसाइडर खेला जाएगा और सीरीज़ डिसाइडर हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं। आई थिंक बहुत मज़ा आएगा उस गेम में। इंदौर में वो गेम है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों उसमें। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या चेंजेस लगते हैं इंडियन साइड कर सकती है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन मत दबाना भूलना, और कमेंट्स में अपने सजेशंस और व्यूज़ रखना भी मत भूलना। मिलते हैं जल्द क्रिक माउथ पे।